हेलो दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की तैयारी करा रहा था। उसके साथ साथ अब हम आपको हिंदी की भी तैयारी इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइक 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके हिंदी का एक बुक है जिसका नाम है गोधुली। तो गोधुली में बहुत सारे चैप्टर हैं, कुछ कविता के हैं, कुछ कहानी के हैं। तो प्रत्येक चैप्टर के लेखक का नाम, लेखक की जीवनी, उसके बाद उस पाठ का सारांश क्या है और उसका क्वेश्चन आंसर सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका जो पहला पाठ है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके जो लेखक हैं वह है भीमराव अंबेडकर। तो चलिए सबसे पहले हम भीमराव अंबेडकर की जीवनी को समझते हैं, उसके बाद हम आपको पाठ के बारे में पूरा सारांश बताएंगे। दोस्तों, आज के समय में भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए इनकी जीवनी को समझते हैं। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीवा था। क्या था? भीवा था। उनका जन्म अगर देखा जाए तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पे हुआ था? तो गांव का नाम है महू, यानी कि स्थान महू है और वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस जाति से आते थे? तो वह एक दलित महार जाति से आते थे। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामाजी मालोजी सकपाल था और उनके माता का नाम भीमाबाई था। ये जो दोनों माता और पिता का नाम हम बताए हैं, इनके वह 14वें संतान थे। यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के कितने नंबर के संतान थे, माने कि कितने संतान थे। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 14वें संतान थे। अब आगे चलते हैं और इनकी शिक्षा कैसे हुई इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। जैसे कि गांव से पहला से लेकर 5वीं तक पढ़ाई होती है, कहीं कहीं पर 7वें 8वें तक होती है, तो गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद आगे वे मुंबई चले गए और मुंबई में ही हाई स्कूल की पढ़ाई की और आगे चल करके बीए भी मुंबई विश्वविद्यालय से किया। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया था, इसके साथ उन्होंने बीए किया। आगे चल करके वह आगे की पढ़ाई यानी कि एमए पीजी की पढ़ाई करने के लिए वे अमेरिका चले गए और अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए पास किया। उसके बाद फिर इनको और आगे पढ़ने का मन किया तो आगे पढ़ने के लिए वह लंदन चले गए और लंदन जा करके इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया। एमए यानी कि पीजी की डिग्री हासिल की। कहाँ से? तो लंदन से हासिल की। इससे कई एक नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और कहा जाता है कि कुल मिलाकर के लगभग 30 से ऊपर डिग्री इनके पास था। तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति जिनको समाज में छुआछूत के अंतर्गत रखा जाता था, उनके अंदर शिक्षा की चाहत थी, तो वह आगे चल करके दूसरे देश से भी पढ़ाई करके उच्चतर से उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए। दोस्तों, अगर भीमराव अंबेडकर के विवाह की बात करें तो इन्होंने 2 बार विवाह किया। सबसे पहला विवाह 1906 में हुआ था, वह रमाबाई से इन्होंने किया था, और दूसरा विवाह 1948 में किया जब इनका तबीयत ज़्यादा गड़बड़ होने लगा। तो यह एक डॉक्टर के पास गए दिखलाने, जिनका नाम था डॉक्टर शारदा, और जो कि उन्हीं से ये इन्होंने विवाह किया आगे चल करके, और उनका नाम आगे बदल करके सविता अंबेडकर पड़ा। तो इन्होंने कुल 2 विवाह किए थे। दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद अगर भीमराव अंबेडकर की कार्य की बात करें कि उन्होंने समाज में क्या योगदान दिया, तो वैसे तो अगर गिनती करने लगिएगा तो बहुत सारा योगदान उन्होंने दिया, लेकिन मुख्य रूप से वह एक बहुत अच्छे वकील थे। उन्होंने वकालत की। उसके बाद वह एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने लेखन का भी काम किया। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अर्थशास्त्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। आगे चलकर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बने, समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास किया। वह सबसे ज़्यादा बचपन में छुआछूत का विरोध किए थे, छुआछूत को सहे थे। इसीलिए जैसे जैसे वह बढ़ते चले गए, आगे बढ़े, तो उनका ये विरोधाभास और बढ़ता चला गया। छुआछूत का भी उन्होंने पुरजोर तरीका से विरोध किया और यहाँ तक कि संविधान तक बना दिया उसमें। तो छुआछूत का विरोध किया और आगे चल कर के संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति था तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो अगर पूरा जीवन देखा जाए तो उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, और अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किए और उच्चतम से उच्चतम डिग्री प्राप्त किए। आगे चल करके अगर समाज के लिए देखा जाए और संविधान के लिए देखा जाए तो समाज के लिए भी संघर्ष करते करते बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया।
दोस्तों, अगर भीमराव अंबेडकर के जीवन में प्रेरणा अगर किसी से मिला है तो वो अपने बुक में लिखते हैं कि हमको प्रेरणा मिला ज्योतिराव फूले से, कबीर से और महात्मा बुद्ध से। इन्होंने प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को संघर्ष करते हुए समाज को कल्याण की तरफ आगे बढ़ाया। तो ये इनके 3 प्रेरणा स्रोत थे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी कौन कौन महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इन्होंने किस प्रकार से भाषण लिखा, कौन कौन निबंध लिखा, क्या क्या कहानियां लिखे, इनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे निबंध, बहुत सारी कहानियां लिखी है, बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं। तो चलिए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो है वह है हु आर शुद्राज, उसके बाद है हु आर दे, उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो कि महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी विख्यात कृति है इनकी। उसके बाद है एलिहेशन ऑफ कास्ट, जिससे कि ये पाठ निकला हुआ है। और अंत में द कास्ट इन इंडिया। ये जो पांचों है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जो निधन था वह 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया था। दोस्तों, इन्होंने जो ये पाठ लिखा है यह एक भाषण है और इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ को समझने के लिए कुछ पॉइंट हमने लिखा है। अगर उस पॉइंट को अच्छी तरह से आप समझिएगा, हम इस वीडियो में उसकी व्याख्या करेंगे तो आपको पूरा जो पाठ है वह अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आपका जो पहला नंबर पॉइंट इस पाठ से निकलता है वह है कि विडंबना की बात यह है कि यहाँ पर जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस पॉइंट से आपको बहुत सारा ये एक टॉपिक क्लियर होगा। जैसे कि सबसे पहले आप समझिए कि जातिवाद क्या होता है। दोस्तों, किसी भी शब्द के अंत में वाद लगा देने से वह एक पूरा कम्युनिटी यानी कि समूह को दर्शाता है। जैसे कि हम बोले राष्ट्रवाद, अगर किसी को बोले कि वह राष्ट्रवादी व्यक्ति है, यानी कि उसको देश में कुछ करने की चाहत है और वैसे बहुत सारे लोग हैं, तो वैसे लोगों को हम राष्ट्रवादी कहेंगे। उसी तरह जातिवाद, यानी कि जाति के आधार पर जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वैसे लोगों को जातिवादी लोग कहा जाता है। लेकिन हमारे समाज का सबसे बड़ा बुराई क्या है कि यहाँ के लोग, विडंबना मतलब बुराई, तो यहाँ के लोग जाति के पर आधारित जो जातीय व्यवस्था है उसको पोषने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी कि जाति को खत्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जाति को और बढ़ावा देना चाहते हैं। इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर ने भाषण में लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, उससे भी आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। दोस्तों, आगे है जातिवादी लोग श्रम विभाजन को ही जाति का आधार बना लिए हैं। अब इस चीज को समझिएगा। एक तो जातिवाद आप समझ गए, उसके बाद श्रम विभाजन को समझिए। पुराने समय में श्रम के आधार पर लोगों का विभाजन किया गया। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि पूजा पाठ कराएगा, कोई व्यक्ति है जो कि चिकित्सा का काम करेगा, कोई व्यक्ति है जो कि काठ का काम करेगा, लकड़ी वाला, कोई व्यक्ति है सोना का, कोई व्यक्ति है लोहा का काम करेगा। सबका अपना अपना एक कार्य था। अब अगर आपसे हम पूछे तो बताइए कि अगर आपके पैर में चप्पल ना हो और पूरे शरीर पर कपड़ा हो तो क्या आप ज़्यादा देरी तक कहीं पर चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके सर पर टोपी नहीं हो तो आप धूप में कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर आपके सोने के लिए लकड़ी का कोई चीज़ ना हो, लोहा का कोई चीज़ ना हो जिस पर आप सो सके और आराम कर सके, तो क्या आपका जीवन चलेगा? तो काम के आधार पर बंटवारा किया गया था पहले लोगों को, लेकिन इसी के आधार पर जाति बनता चला गया। जैसे कि यह जाति तक तो ठीक था, एक तरह से जाति ठीक था कि चलो तुम लोहा का काम करता तो तुम्हें लोहार बोला जाएगा, तुम लकड़ी का काम करता तुमको बढ़ई बोला जाएगा, तुम पूजा पाठ कराता तुमको ब्राह्मण बोला जाएगा, बाल काटता तुमको नाई बोला जाएगा। यहाँ तक ठीक था। लेकिन इस समाज के लोगों ने इस काम को भी छोटा बड़ा कर दिया, जिससे कि एक समाज में बुराई आ गई। अब दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो जाति आधारित जो कार्य है इसको छोड़कर अगर समाज का उत्थान करना है तो श्रम आधारित कार्य पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अब ये जाति आधारित कार्य क्या है और श्रम आधारित कार्य क्या है, इसको समझिए। जाति आधारित कार्य का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो सिर्फ पूजा पाठ ही कराए, अगर कोई नाई है तो वह सिर्फ बाल ही काटे,
अगर कोई लोहार है तो सिर्फ वह लोहा का काम करे। अगर मान लेते हैं कि जो ब्राह्मण है उसको पूजा पाठ कराने से उसका नहीं पेट चल पा रहा है, वह अच्छा से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहा है, तो पुराने समय में, अब तो लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो दूसरा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन पुराने समय में जिस समय यह भाषण लिखा गया था उस समय के सोच से समझिए तो दूसरे जाति का काम लोग नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर समाज का उत्थान करना है तो अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं मन है तो आप दूसरे जाति का भी, यानी कि जो दूसरा काम है उसको आप कर सकते हैं। तो समाज का उत्थान करने के लिए श्रम आधारित होना चाहिए व्यक्ति को, न कि आप जाति आधारित हों। दोस्तों, अगर आगे हम समझे इस पाठ का सारांश, तो जाति के आधार पर एक बंधन महसूस होता है उसको कोई कार्य करने में। जैसे कि अगर आपको रुचि नहीं है कोई कार्य करने में तो आप कैसे उस कार्य को कर पाइएगा। मान लेते हैं कि आप एक नाई हैं, आप बाल काटते हैं, आपके पिताजी बाल काटते थे, आपके बाबा बाल काटते थे, लेकिन जब आपका जन्म हुआ और आप इस दुनिया को देखे, आप शिक्षित हो गए, तो आप कहे कि नहीं, हम एक टीचर बनेंगे, हम एक डॉक्टर बनेंगे, हम अलग कार्य करेंगे। लेकिन अगर समाज आपको नहीं कार्य करने दिया, तो अगर आपको समाज बैठा देता है कि नहीं, आप एक अच्छा सैलून बना करके ही अपने जाति का काम कीजिए, और तो आपका क्या उसमें रुचि नहीं होगा, तो आप अच्छा से काम कर पाइएगा? नहीं काम कर पाइएगा। नहीं अच्छा से काम कर पाइएगा तो जीवन फ्रस्ट्रेशन में बीतता चला जाएगा। इसीलिए यह इस पाठ में समझाया गया है कि अगर रुचि के आधार पर काम नहीं है तो व्यक्ति एक बंधन महसूस करता है और उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति जाति आधारित काम को ज़्यादा प्रश्रय न दे करके श्रम आधारित कार्य को ज़्यादा प्रश्रय देना उचित है। दोस्तों, इस पाठ को अच्छा से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि पुराने समय से लेकर के आज तक जो कि सबसे ज़्यादा गरीबी भारत देश में है, इसका अगर प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण देखा जाए तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ये है कि व्यक्ति जन्म के आधार पर ही जाति से बट जाता है। यानी कि जो व्यक्ति का जिस जाति में जन्म होता है वह जीवन भर उसी जाति का ठप्पा लेकर के पूरे जीवन भर जीता है। और पहले के समय में तो ये होता था कि पहले जो जिस जाति में था उसी के आधार पर उसको काम करना था, दूसरा काम नहीं करना था। लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे ये सब चेंज होते जा रहा है। लेकिन ये भाषण तो पहले का लिखा गया है, तो आप पहले के ही मेथड से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो मनुष्य का जीवन एक तरह से बर्बाद होते चला जाता है। वह पेशा भी बर्बाद होता है और आगे चल के मनुष्य भी धीरे धीरे उसका जीवन खत्म हो जाता है। क्योंकि जाति जब बंधन में बंध जाता है, जब श्रम विभाजन न होकर के जातियों का विभाजन हो गया है, तो मनुष्य का जीवन बर्बादी की ओर और गरीबी की ओर बढ़ते रहता है। दोस्तों, अब आप कहिएगा कि बाबा साहब चाहते क्या हैं? अगर जाति नहीं रहे तो किस तरह का वर्ग रहेगा, कैसे समाज चलेगा? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि एक समाज के अंदर स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। वह चाहे कोई भी कार्य करे उसमें उसकी पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए। वे समाज उस पर दबाव न डाले। समता का भाव होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति कार्य के आधार पर बटा हुआ है, लेकिन किसी को नीच और ऊंच देखना ये खराब है। आगे हम आपको बता दें कि वे चाहते थे कि वे एक दूसरे में भाईचारा रहे। भाईचारा का मतलब होता है कि एक दूसरे से लोग अपनापन महसूस करें, एक दूसरे का दुख दर्द को समझें और एक दूसरे का दुख दर्द को पूरा करने की प्रयास करें। अगर किसी को दुख है तो उसके परेशानी में उसको साथ दे। इसमें जाति नहीं देखा जाए, इसमें उसका गुलामी और स्वतंत्रता न देखा जाए। तो ये चीज़ अगर हुआ तो एक सब समाज की स्थापना हो सकती है। दोस्तों, अब हम आगे बताते हैं कि भीमराव अंबेडकर एक सब समाज में क्या क्या योगदान करने का प्रयास किए और कैसा चाहते थे कि एक सभ्य समाज बने। दोस्तों, इस देश में एक अच्छा लोकतंत्र बनाने के लिए उन्होंने कुछ वाक्य को लिखा है अपने बुक में और अपने भाषण में भी देने का प्रयास किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, जो आपका एक भाषण है, वह भाषण लाहौर में वह देने वाले थे। यानी कि लाहौर में
1936 में ये भाषण होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये भाषण हो नहीं पाया, जिसके कारण यह किताब में छपा और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि व्यक्ति को आपस में दूध और पानी की तरह होना चाहिए। दूध और पानी का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। अगर दूध में पानी को मिला दिया जाए तो दूध और पानी है तो अलग अलग चीज़, लेकिन एक ही कलर के बन जाते हैं। उसी तरह हमारे समाज में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक देश के लिए जब देश की बारी आए तो लोग एक होकर के देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये उनका मत था। दोस्तों आगे हम बताएं कि भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि लोग अपने अनुभव को और अपने शिक्षा को एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि जब दूसरा लोग शिक्षित होगा आपसे तो आपका रिस्पेक्ट भी करेगा और आपका जो अनुभव होगा वह आप बताइएगा तो उससे उसका विकास होगा। तो इसीलिए शिक्षा और अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करने से समाज का विकास होता है। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये चैप्टर था, इसमें से कुछ पॉइंट लिख करके आपको इस पूरे पाठ को समझाने का प्रयास किए हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये पूरा पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पाठ का क्वेश्चन आंसर भी करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी विषय में आपको दिक्कत हो रहा है तो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका फुल पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर जा करके इसी वीडियो का फुल पीडीएफ आप फ्री में ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।